हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 भी देख लेना, चैनल पर होगा। तो आज इसके पहले मेन टॉपिक्स में से एक ये है, ये टेबल। ये एनसीईआरटी में 1.9 टेबल है, फिगर का। हाँ फिगर में टेबल है ये। इसमें बताया गया सॉलिड से लिक्विड बनने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से गैस बनने वाले को क्या कहते हैं, सीधे सॉलिड से गैस बनने वाले को क्या कहते हैं, सीधे गैस से सॉलिड। जैसे कि सब्लिमेशन, सीधे सॉलिड से डायरेक्टली बिना लिक्विड बने सॉलिड से जब कोई भी चीज गैस बन जाए। जैसे इसका एग्जांपल नेपथिन बॉल है, और एक कैम्फोर क्या था, कैम्फर। हाँ कैम्फर, उसका एक और एग्जांपल कैम्फर है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और डिपोजिशन उसका जस्ट अपोजिट, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना विदाउट बिकमिंग लिक्विड, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड, नए वर्ड है ये, तभी याद करना है, इसे इजी है। हाँ, आप इसे सॉलिड से दो को अच्छे से याद देखो, आप सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग भी कह सकते हो, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है उतना। फिर लिक्विड से सॉलिड में आने वाले को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। आप इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हो। सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाले को हम सॉलिडिफिकेशन कह लेते हैं। कंडेंसेशन, जब हम लिक्विड को कंडेंसेशन जब हम गैस को, उसके पार्टिकल्स को ठंडा करते हैं या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी लो करते हैं, तब वो अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। फिर उसके बाद वेपराइजेशन, लिक्विड से जब हम गैस कन्वर्ट करते हैं, उसे बॉईल करके करते हैं, उसे वेपराइजेशन कहते हैं। बस यही टॉपिक्स थे, इन्हें रिवाइज कर लेना। ये टेबल आ सकती है आपके एग्जाम में। हाँ, ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट ये मेरे भी टेस्ट में आ चुके हैं, तो ये याद रखना। अब प्रेशर के बारे में, प्रेशर हमने बताया था स्टेट मैटर की कैसे चेंज होती है, एक तो टेम्परेचर से, एक तो प्रेशर से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो अपनी चेंज स्टेट कर लेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर उसे अपना ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो ड्राई आइस बन जाएगी। एक वो एग्जांपल है, और एक और एग्जांपल है शायद एनसीईआरटी में, ये देख लेना। और ये चीज भी होती है कि जो टेम्परेचर है उसका जस्ट अपोजिट ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आराम से पढ़ा। जो ये टेम्परेचर है उसका जस्ट अपोजिट जो है वो प्रेशर है। ये मैथ में पढ़ा होगा 8th में, प्रोपोर्शन का साइन। हाँ, प्रोपोर्शन, उसके जस्ट अपोजिट। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, है ना, और प्रेशर लो करोगे तब वो अपनी स्टेट लो करेगा, चेंज करेगा स्टेट को। ये है, ये भी याद कर लेना थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट होता है एक टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स लिक्विड स्टेट, जो सॉलिड है वो, जो सॉलिड था वो उसके लिक्विड स्टेट में बन जाता है एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसे कहते हैं। और एक होता है लेटेंट हीट, कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी एनर्जी लग रही है 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में। जैसे कि बॉइलिंग में बॉइलिंग तो अलग है। हाँ, ये हमारा फ्यूजन होता है। एक हीट एनर्जी जो लग रही है उस चीज को उसकी लिक्विड स्टेट में बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन हमारा होता है सॉलिड से लिक्विड वाला, है ना। तो ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और उसमें कितनी हीट एनर्जी लग रही है, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने में 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनने में कितनी एनर्जी लग रही है, हीट रिक्वायर्ड है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट की मैंने पूरी नहीं लिखी, उसमें स्टार्टिंग में ये था, द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉइल्स फ्रॉम वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एक लिक्विड को वेपर बनने में कितना टेम्परेचर लगता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
एक लिक्विड को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक लिक्विड को बॉईल करके वेपर में बनने में कितना टेम्परेचर लगता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वो रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होना चाहिए, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पहले वेपराइजेशन याद करो क्या था। वेपराइजेशन था सॉलिड टू गैस, और बॉइलिंग भी था सॉलिड टू वेपर। वेपर एक गैस फॉर्म ही है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और ये लेटेंट हीट, ये दोनों एक ही में है, समझ लो ऐसे ही। बॉइलिंग में हम ऐसे करते हैं, इसमें हमसे लेटेंट हीट का मीनिंग आपको पता चल गया होगा। इसके भी आगे लगा था कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये वेपराइजेशन का क्या होता है, लिक्विड टू गैस। कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1 kg लिक्विड। केजी में देंगे, यूनिट लीटर नहीं आएगी। केजी में दी है अच्छा, बुक में भी। 1 kg लिक्विड को गैस स्टेट इसकी या फिर वेपर में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लग रही है। लेटेंट हीट का सिंपल सा यही मतलब निकलता है इस डेफिनेशन से और इस डेफिनेशन से। तो बस ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यही था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ भूल गए गलती से। देखो, सॉलिड से लिक्विड में जाने में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में हम जाने को या फिर उसमें कन्वर्ट होने को हम वो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा अच्छे से, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड जाने, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने को, और लिक्विड से गैस में जाने में उसे वेपराइजेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस बनने में उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस का नाम है, वो वेपर्स की फॉर्म में हो जाता है। हाँ। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, लिक्विड कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम कंडेंसेशन कहते हैं, वाटर साइकिल। हाँ। और सीधे सॉलिड से डायरेक्टली गैस, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है नेपथीन बॉल, एक क्वेश्चन भी है उसके ऊपर। और गैस से सीधा सॉलिड में जाने वाले प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। ये सब क्लियर हो गया है। अब उसके नीचे प्रेशर, हमने पढ़ा था कैन मैटर चेंज इट स्टेट। तो उसमें दो चीजें थी, एक था प्रेशर, एक था टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी चेंज होगी। हम प्रेशर घटाएंगे तो हमारी स्टेट चेंज होगी। जैसे कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी स्टेट चेंज हो रही है, इसमें टेम्परेचर गिराने में। और अगर इसमें ऐसे ही प्रोपोर्शनल का साइन है, वो अपोजिट, टेम्परेचर का अपोजिट प्रेशर है। अप्लाइंग प्रेशर से हमारा स्टेट चेंज हो जाती है, मैटर की स्टेट चेंज। फिर मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने, सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होने के लिए कितना टेम्परेचर उसे चाहिए, वो हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड वेपर में बनने के लिए उसे कितना टेम्परेचर चाहिए। जैसे वाटर है, उसे आइस बनने के लिए 273.15 केल्विन लगता है। और वही वाटर को, इसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, हाँ। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेपर की फॉर्म में हो जाता है। ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। वो वाटर लिक्विड स्टेट से कहाँ, भाई की पुसी। वो वाटर वेपर में बन रहा है, यानी कि वो बॉइल हो रहा है। बॉइलिंग में हमें यही तो पता था, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सबका अलग अलग होता है। और वाटर अभी तो लिक्विड में है, लिक्विड तो वो सॉलिड में हो रहा है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। इस टेम्परेचर के अगर वो नीचे जाता है, इसको सॉलिडिफिकेशन
यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, थोड़ी हंसी आ गई थी किसी बात पे। लेटेंट हीट चलो ऑफ पढ़ाओ फ्यूजन, नहीं थी कोई पढ़ाओ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी लग रही है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हीट एनर्जी वेपर, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मीनिंग क्या है? गैस, वो लिक्विड से गैस, है ना। तो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट गैस में करने convert के लिए कितनी कितनी हीट लगती रिक्वायर्ड है, हाँ, उसको उसे लेटेंट हीट latent ऑफ heat of vaporization कहते हैं। हाँ। अभी मैं इसे मिटो के दूसरा टॉपिक से लेके ले रहा हूँ, तब तक आप ये नोट कर लो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन। ये सबसे मेन टॉपिक है, सबसे ज्यादा मेन। इसमें हम पहले इवेपोरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस जो होती है ना, सरफेस, जैसे कि इसकी ये ऊपर वाली सतह, ये एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें जो सरफेस के लिक्विड पे पार्टिकल होते हैं ना, एटम, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। बॉइलिंग में ना, बॉइलिंग पॉइंट पे आके होता है ये, इस पे बॉइलिंग पॉइंट से कम पे। तो फिर ये इसकी देखो, क्योंकि ये सरफेस पे है तो इस पे हाइयर सरफेस वाले पे ज्यादा हीट आके लगेगी ना, जिसकी वजह से ज्यादा हीट आके लगेगी तो इस पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसे, जैसे कि समझो वाटर के 2 पार्टिकल है, ये एक साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा है ना, वही ये एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हैं। अगर ये ज्यादा मूव करेंगे ये, तो ये अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दें। ये मैंने उनकी पोजीशन को बैक एंड फ्लो कर रहा हूँ, उनकी अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो ब्रेक कर देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और उनके बीच के, और एस्केप कर जाएंगे सरफेस से। इस प्रोसेस को देखो, जैसे कि मैं ज्यादा बड़ी सरफेस बना देता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ये सरफेस है, इस पे कुछ एटम है, ठीक है। अगर बाहर से हीट एनर्जी आई तो वो इन एटम में जाएगी, हीट एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी तो ये अपनी चेंज स्टेट कर लेंगे। बस यही है इस प्रोसेस में, सिंपल सा ये प्रोसेस है। बस ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। और इसकी एक कंडीशन भी है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। आप उधर देखिए, इधर मत देखिए। हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। ये फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। आपके घर में कपड़े सुखाते हैं, उसे अगर, तो वो इसमें आ जाएगा। अभी ये बता दूं पहले, देखो फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इवेपोरेशन को सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है सरफेस एरिया। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, आपकी मम्मी ने कपड़े फैलाने गई है, वहां पे कपड़े फैला रही, वो आपने अगर फैलाएंगे तो आपको बोलती है पूरे अच्छे से फैला के फैलाओ। सरफेस अगर आप फैला के नहीं फैलाते तो वो जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि वहां पे इवापोरेशन होती है। अगर आप फैला दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फिर जो सरफेस के पार्टिकल्स है ना, वो देखो, अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, देखो अगर मैं बोलूं इसमें इतने सरफेस पे एटम है और इस वाले में इतने सरफेस पे एटम है, तो सबसे ज्यादा इवापोरेशन कहाँ पे होगा? इसमें होगा। अगर आपने इसे फोल्ड करके रखा था, एक चीज को फोल्ड करके रखा है, तो उसकी सरफेस पे इतने एटम है, और अगर आपने उसे फैला के रखा है तो इस पे ज्यादा एटम है, तो ज्यादा एटम इस पे वो एस्केप कर पाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ पाएंगे, ज्यादा पे हीट लगेगी, तभी ये सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ऐसे टेम्परेचर, अगर सराउंडिंग में आपके आसपास ज्यादा हीट एनर्जी होगी तो वो ज्यादा हीट एनर्जी उसे फोर्स देगी। उसे कौन सी फोर्स देगी? काइनेटिक एनर्जी। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी स्टेट को चेंज कर देगा, वो लिक्विड को वेपर में ले आएगा, तभी हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन। और ह्यूमिडिटी, अगर पहले से ही टेम्परेचर में वो एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में पहले से ही ठंडक है तो उसे हीट कहाँ से मिल पाएगी? हीट नहीं मिलेगी तो वो उस अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहाँ से ओवरकम कर पाएगा?
ये चीज खुद सोचो। इस टॉपिक को ना थोड़ा सा सोचने के बाद अच्छा अंडरस्टैंड हो जाएगा। खुद एक बार लेक्चर के बाद जाके सोचना इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर और ना समझ में आए तो एक बार और लेक्चर देख लेना। हाँ, वो बात की बात है, समझ आ जाएगा ज्यादातर। अगर आसपास के सराउंडिंग में एनर्जी ही नहीं है तो उनके पास कहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? वो आसपास के सराउंडिंग से तो एनर्जी लेते हैं, तो सराउंडिंग से एनर्जी मिली तो हुआ इवेपोरेशन बढ़ा। सराउंडिंग के पास खुद एनर्जी नहीं है तो इवेपोरेशन घटा। और विंड स्पीड, अगर विंड में ज्यादा तेज हवा चल रही है तो ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होता। विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होता है। इसका रीजन मेरे को खुद नहीं पता, इसका मेरे को आज तक किसी ने नहीं बताया, तभी ये मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। कौन सा वाला? ये विंड स्पीड वाला पता? विंड में क्या है इसमें मेरे को विंड बताओ। स्पीड, अगर विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है एक बार इन्हें बता देना। इवेपोरेशन होता है एक फिनोमेना है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सरफेस के एटम उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर की फॉर्म में बन के उड़ जाते हैं, वो हमारा इवेपोरेशन है। जब विंड का टेम्परेचर मतलब विंड की स्पीड बढ़ जाएगी तो उनको उड़ने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इवेपोरेशन। ये कोई रीजन नहीं है, इसके अगेंस्ट में मेरे को रीजन पता है पर वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, छोड़ो। देखो लेकिन चलो उसमें इतना डीप में जाना याद नहीं कर है। लो बस, ये तीनों तो डीप पे कर लिया तो इसे अब ये समझो, अगर इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग भी होगी। इसे मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। ये नोट बना के लिख लो कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। हाँ, अभी मैं इसको समझाऊंगा तो मैं इसे मिटो रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो वरना लिख लो। चलो ठीक है, मिटो रहा हूँ मैं। अब मिलते हैं इसको। नहीं, मिटो के मैं तुरंत ही समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, मिटो दो। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। देखो, एक मटका समझो, पॉट। मटका, उसे कुछ और नाम दिया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा, मैं चेक करके बता देते हैं, रुक जाओ, हमारे पास हाँ। एनसीईआरटी भी है। रुक दो, मैं देख के बता रहा हूँ। नहीं, अब तुम फोन होल्ड करो, फोन होल्ड करो। ठीक है, मटका है, ठीक है, मटका डबल लेयर बना रहा हूँ। होता है वैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो कि डबल से भी ज्यादा लेयर नहीं। ये मटके में ना थोड़े से छेद से होते हैं, पोरस होता है ये। इसमें ना समझो ये सरफेस है तो इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिससे एयर पास एंड एक क्वेश्चन इससे एयर पास एंड जा सकती है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, अगर इसके आसपास हम जब गर्मी होती है तब हम मटके में पानी क्यों रखते हैं? क्योंकि मटका जो है पानी को ठंडा रखता है ना। पानी मटके का पियोगे तो पता होगा, मटका पानी को ठंडा रखता है। देखो आपका क्वेश्चन होगा लास्ट इन टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का ये आंसर समझिए। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला ये लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लो। चलो देखो, अगर आसपास ज्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी के टाइम ज्यादा टेम्परेचर होता है, अगर आसपास ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट पे होता है कि देखो यहाँ से हीट एनर्जी आ रही है, यहाँ पे पोरस होता है जिसकी वजह से जो वाटर है उसके वाटर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। वाटर यहाँ पे ट्रैप होते हैं, हीट एनर्जी आती है तो जो वाटर के पार्टिकल है वो लेटेंट हीट ऑफ, देखो आसपास से हीट लेते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, स्टेट चेंज करने में वो अपनी हीट एनर्जी लॉस कर जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन कोई बात नहीं, इसकी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो देखो, वो जो है उनने आसपास से हीट लेके उन्हें कन्वर्ट होना था वेपर्स में, तो उनको हीट देनी पड़ेगी वेपराइजेशन में। वो हीट उन्हें दी जिसकी वजह से आसपास की हीट कम हुई और वो पार्टिकल्स आसपास ही रहे और उनके पास तो हीट है ही नहीं। तो देखो आसपास का सराउंडिंग ठंडा ही तो हो जाएगा। आसपास से हीट ली और उसके बाद वो हीट कहीं और जगह यूज हो गई तो वो हीट तो गई ना, वो हीट तो लॉस हो गई। हीट लॉस होने की वजह से आसपास कूलिंग होगी। पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी नहीं बची, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बची जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाएगा।
जिसके वजह से उसके आसपास ठंडक रहती है। आसपास ठंडक तो अंदर तक भी ठंडक रहेगी। दैट्स व्हाई पॉट कॉजेस कूलिंग। हाँ, इसकी वजह से इवेपोरेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का बेस्ट एग्जांपल ये है अर्थन पॉट। ये एक एग्जांपल है। और इसके बाद मैं क्या बताऊं, और क्या बताऊं? एनसीईआरटी हो गई है? हाँ, हो गई है। एक बार फिर से देख लेता हूँ कुछ। ये लो एनसीईआरटी एक बार चेक कर। आप एनसीईआरटी में टॉपिक बाय टॉपिक इनसे मतलब पूछ लो। टॉपिक बाय टॉपिक एक बार टॉपिक बाय टॉपिक 1-2 लाइन में मतलब एक बार समझ लो, रिवाइज भी हो जाएगा। पहले एक बार देख लूं लास्ट को टॉपिक क्या है। हाँ, एक है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ। हम गर्मियों में कॉटन के जो क्लॉथ हैं वो क्यों पहनते हैं? कॉटन के क्लॉथ, मान लो ये कॉटन के हैं। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं गलती से। मान लो ये कॉटन के क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ है। कॉटन क्लॉथ में हम क्यों पहनते हैं? वो हमें ठंडा रखते हैं। वाई? बिकॉज जो कॉटन क्लॉथ है वो पोरस होता है, उनके बीच में भी थोड़े से छेद होते हैं। पोर्स। हाँ, पोरस, थोड़े से वो छेद होते हैं छोटे छोटे से, पोरस। तो पोरस वैसे पोरस भी गलत नहीं है, लेकिन इसकी सही वोकैबुलरी होगी पोर्स। हाँ, पोर्स। हाँ सॉरी, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। हाँ, तो वो मटके वाला में भी पोर्स ही था। हाँ, पोर्स ही था वो भी। देखो, जो ये कॉटन क्लॉथ है उसमें पोर्स हैं, और वो पोर्स में हमारा जो स्वेट है, पसीना है, वो उसमें ट्रैप हो जाता है। और जैसे इसमें वाटर ट्रैप होता है, इसमें पसीना ट्रैप होता है, तो आसपास की हीट इसे लेटेंट हीट, आसपास की हीट उस वो वे पसीने को मॉइस्चर। हाँ, उस पसीने को ना वो हीट पसीने में जो यहाँ पे पसीने ट्रैप हुआ है, वो पसीना हीट लेता है और वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिससे कूल हो जाता है। हाँ, और वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट सारी लॉस कर जा रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। यही था, सिंपल सा। एक और बार बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में रुक गया था। देखो, जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उनके बीच में पोरस होता है, वो पोरस में हमारा स्वेट ट्रैप हो जाता है, और वो पोरस में ट्रैप होने के बाद हीट आसपास की आती है। वो हीट से वो जो वाटर वेपर्स वो वाटर था, हमारा स्वेट था, वो ना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी और अपनी हीट एनर्जी लॉस कर जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। बस यही था इसका रीज़न कॉटन क्लॉथ का। और अब टॉपिक बाय टॉपिक से बता देता हूँ। देखो, अभी हमने 2 दिन में 35 डेज का चैलेंज है हमारा मैथ और साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराने का। तो 2 दिन में हमने, भाई नरी भाई ये बताओ, 2 दिन में साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिटेल पढ़ लिया है? मतलब कंप्लीट हो गया है ना, जो एग्जाम में आएगा उतना कंप्लीट हो गया है। तो भाई 35 दिन में करा रहे हैं तो उतना तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन तब भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को अभी रिवाइज करा दे, और कल इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ जो इसमें है 2-4 एक्टिविटी किसी काम मेन काम की है, वो आ सकती है एग्जाम में, वो एक्टिविटीज़ करा देंगे। और कल ही हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर का इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज ख़त्म कर दे, जिससे ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। फिर हम अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे बायो का, नहीं, फिजिक्स का स्टार्ट होगा, मोशन। फिजिक्स का स्टार्ट कर देंगे, मोशन, ठीक है। और उसके बाद बायो का लाइफ प्रोसेस। चलो, आप लाइफ प्रोसेस तो 10th में। अरे सॉरी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ, उसमें बहुत मजा आएगा। मोशन में सबसे ज्यादा मजा आएगा। चलो, उसमें न्यूमेरिकल होंगे। हाँ, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहला टॉपिक है एनसीईआरटी में। उस टॉपिक के अंदर हमें चार टॉपिक दे रखे हैं। 4 ही है ना? नहीं, एक टॉपिक है मैटर का, फिजिकल नेचर। मैटर, उसमें पहले पूछा मैटर किससे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर के पार्टिकल मैंने बताए थे। एक अगर मैटर है तो वो पार्टिकल से मिलके बना है। उस एक सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, 3rd और 4th चैप्टर इसके रिलेटेड ही है। मैटर जो है वो मेड पार्टिकल से मिलके बना है। उन पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। और वो पार्टिकल कितने छोटे हैं, ये एक्टिविटी 1.2 समझाती है। 1.2 एक्टिविटी, उसमें हमें ना एक पोटेशियम अभी कंप्लीट करा रहे हो एक्टिविटीज? हाँ, बता देता हूँ। एक्टिविटीज अभी कंप्लीट हो रही है, तो कल आपकी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज की वीडियो आ जाएगी। हम उस एक्टिविटी में 100 ml हमने वाटर लिया, और 10 ग्राम ऑफ, नहीं, एक सेकेंड, और बताना फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है। कल मैथ्स की भी वीडियो आई थी,
हाँ, कल साइंस के इसमें हमने बता दो इसमें हमने ना फ्यू क्रिस्टल डाले थे पोटेशियम पर मैग्नेट की, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर पोटेशियम पर मैग्नेट ये आता है, सॉरी पोटेशियम पर गेट मैग्नेट। क्यों खोल रहे हो भाई, अब डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? पढ़ाओ। हमने इसमें थोड़े से क्रिस्टल डाले पोटेशियम पर मैग्नेट के, फ्यू क्रिस्टल डाले पोटेशियम पर मैग्नेट के, इस जिसकी वजह से इसका कलर हो गया पर्पल एंड पिंक, इसका कलर हो गया पर्पल एंड पिंक। फिर हमने इसमें से 10 ml लिया, 10 ml इस सोल्यूशन का लिया, उसे हमने वापस से 90 ml उसमें हमने रख रखा था वाटर, ये क्लीन वाटर है वो रख रखा था, उसमें 10 ml हमने ये डाला, फिर से इसने अपना कलर चेंज कर लिया। उसके बाद हमने इसमें फिर से इसमें से 10 ml निकाला, 10 ml निकाला, फिर उसे 90 ml वाले फिर से प्योर वाटर, ये क्लियर वाटर में डाला, फिर से इसने अपना कलर चेंज कर लिया, पर्पल एंड पिंक। हमने इसे 3-4 बार किया जब तक इसका कलर बहुत छोटा नहीं हुआ। इससे हमें ये पता चलता है जो एक ये मैटर है, ये मैटर ही तो है ये अपने भाई। एक मिनट दिव्यांशु भाई चेक कर लेना, बार कोई डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है, चलो पढ़ाओ। हाँ, एक मैटर है वो पूरे वाटर के एटम के बीच में घुल जा रहा है। देखो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसके सब एटम वाटर में मिल जा रहे हैं ना, फिर वो कितने छोटे हैं ये देखो। हमने एक बार लिया उसे, फिर उससे निकाला, उसके बाद भी उसने दूसरे सब में मिल गया। पहले किया वो ज्यादा थिक या फिर ज्यादा अच्छा कलर दिखा, उसके बाद हमने उसे निकाला, फिर से डाला, ये उसके एटम ही तो है वाटर के बीच में, फिर से वो एटम इसमें घुल गए। इतने सारे एटम है कि हमने इसे 7-6 बार किया, तब लास्ट में हमें बहुत कम क्रिस्टल दिखने लग गए, बहुत कम ब्लू पर्पल एंड पिंक कलर मिला। यही था 1.2 एक्टिविटी। गाइस अभी हमें वीडियो बना के डाल के पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होंगे तो हम वो लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैंने बताया था पार्टिकल ऑफ मैटर यानी कि एटम है उनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि सॉलिड में अपनी जगह पे मूव करते हैं, लिक्विड में मूव करते हैं, और गैस में सबसे ज्यादा मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं कहीं भी, ठीक है। और मैंने शायद पार्टिकल ऑफ स्पेस वाला नहीं बताया, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा स्पेस गैस में होता है, तभी हम ऐसे हाथ कर पाते हैं। लिक्विड में सबसे कम होता है, तभी हम इसके एटम्स के आसपास वो ये तो कल भी बताया था ना। हाँ रिवाइज ही तो करवा रहा हूँ। अच्छा हाँ, और लिक्विड में इतना होता है जैसे कि कोई स्विमर है, वो स्विमिंग पूल में वो हाथ ऐसे, ये भी डाइवर वाला क्वेश्चन बता दो, डाइवर वाला क्वेश्चन वो इंडेक्स क्वेश्चन बताऊंगा। वो पानी में तैर रहा है तो वो किस वजह से हाथ को पानी के बीच से निकाल पा रहा है, वो पानी के एटम्स के बीच के गैप में से निकाल रहा है हाथ, ठीक है। फिर जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तभी इसने होल्ड करके रखी अपनी पोजीशन को। लिक्विड के अंदर लगाते हैं पर इतनी लगाते हैं कि वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सके, उसकी वॉल्यूम फिक्स है और उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है उसकी वाटर की। गैस में नॉट शेप डिफाइन, नॉट उसकी वॉल्यूम डिफाइन, वाटर की वॉल्यूम डिफाइन होती है, नॉट फिक्स्ड। हाँ नॉट फिक्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैस में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड, सबसे ज्यादा सॉलिड में। फिर उसके बाद आता है स्टेट ऑफ मैटर। थ्री स्टेट ऑफ मैटर है बुक में दी है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और एक और स्टेट है प्लाज्मा। और चैप्टर के एंड में आपको प्लाज्मा बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में बताया, वो आप पढ़ लेना, अच्छा है अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में। फिर जरूरत नहीं है उतनी। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट के बारे में बताया, जो मैंने अभी बताया नहीं था कि वो स्पॉन्ज का एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा है। स्पॉन्ज
स्पॉन्ज, अगर मैं पूछूं स्पॉन्ज सॉलिड है कि नहीं, स्पॉन्ज सॉलिड है कि नहीं, क्योंकि वो अगर आप देखो तो उसकी शेप तो फिक्स है ही नहीं, वो दब सकता है, ये तो दब नहीं सकता है ना। तो वो स्पॉन्ज सॉलिड है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या आंसर आएगा? सब बोलेंगे नहीं है, कुछ बोलेंगे यहाँ है। स्पॉन्ज मतलब रसगुल्ला, यही ना? नहीं, स्पॉन्ज मतलब अच्छा, वो स्पॉन्ज दबाने वाला। रसगुल्ला भी होता है वैसे। हाँ वो होता होगा, स्पॉन्ज वो दबाने वाला, ठीक है। वो जो स्पॉन्ज, किचन हाँ किचन विचन में यूज होता है। हाँ वो सॉलिड है, वो सॉलिड है। उससे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बीच में छेद है, उस छेद में एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। जब हम उससे प्रेस करते हैं, तब उसकी जो एयर ट्रैप थी वो हट जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, वो पिचक जाता है। उसके बाद हम छोड़ते हैं, वो वापस एयर ट्रैप हो जाती है नॉर्मल शेप में। यही होता है उसमें, पर वो सॉलिड है। फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट के बारे में बताया गया है। 1.4 एक्टिविटी, 1.5 एक्टिविटी उसके ऊपर है। पिस्टन है, उसमें लिक्विड, गैस, रबर। हाँ, गैस को लिक्विड में बनाने वाली एक्टिविटी है ये 1.4 से है। 1.10 एक्टिविटी है। एक्टिविटी जस्ट 2-3 ही काम किया, बाकी सब काम की नहीं है। देखो लिक्विड स्टेट के बारे में बताया, फिर गैसेस स्टेट मैंने वैसे वो बता दिया है कि सबसे ज्यादा वो कैरेक्टरिस्टिक बता दिया मैंने। गैस में, लिक्विड में, सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होती है। वैसे इसमें भी दे रखा होगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है ये? हाँ, नेचुरल गैस है, ठीक है। उसे अगर आप कंप्रेस कर दोगे, हाई कंप्रेस जगह पे रखोगे, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाएगी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एकदम पड़ा होगा CNG, वही है, ठीक है। वो एक गैस है, उसे आपने ज़्यादा प्रेशर में रख दिया, प्रेशर बढ़ाने से उसकी स्टेट चेंज होती है, वो लिक्विड में बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, कैन मैटर चेंज इट स्टेट? यस, वो अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर फोर्स। हाँ, ठीक है। फिर इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बढ़ाने और घटाने से क्या चेंज होता है स्टेट में मैटर की, वो बताया। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो गैस लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। यही है, जैसे कि इसमें दे रखा है, दिख रहा है, देखना। देख रहे। हाँ, सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे या फिर उसके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। यही मैंने अभी बताया, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट होता है द हीट एंड द टेम्परेचर एट विच a solid melt into liquid is called melting point। एक सॉलिड का टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर वो लिक्विड बन जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बढ़ाओगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, अब प्रेशर बढ़ाने में, जैसे कि देखो आपने एक जगह वाटर ली, उसे आप खींच रहे हो, उसका प्रेशर तो बढ़ा रहे हो, तो वो देखो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड, देखो उस टाइम उसने टेम्परेचर बढ़ाया था, तब सॉलिड लिक्विड बन गया था, लिक्विड गैस बन गया था। अब आप प्रेशर बढ़ाओगे तब भी वही होगा। देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने में गैस लिक्विड बन जाता है, लिक्विड सॉलिड बन जाता है। थोड़ा बचा, हाँ ये होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन क्लोजली टुगेदर। देखो प्रेशर बढ़ाने में आप गैस को सीधे सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड में भी। उसके ऊपर एक साइकिल दी हुई है, ये साइकिल मैंने बता दी थी। ये 1.9 एक्टिविटी है, वो भी पढ़ लेना। उसके बाद इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह पीछे है, वो मैं बता चुका हूँ, तो आज की क्लास में वो रिवाइज नहीं करना था, ठीक है।
इवेपोरेशन में बता चुका हूँ, एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें वाटर, वो लिक्विड के जो पार्टिकल, जो सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो वेपर्स में बन जाते हैं। उसके बिलो बिलो यही वर्ड याद रखना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ये एक फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है। और इवेपोरेशन ये जो पार्टिकल, उसके बाद इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है, इवेपोरेशन कूलिंग का भी बता दिया है। लास्ट टॉपिक हाँ हो गया खत्म, बाय।